गाय के रूप में दोबारा जन्म लेने के बाद मैंने सबसे पहले यह डींग मारी कि मैंने कई केजी घास खा ली है और बाड़े की सबसे ताकतवर गाय बन गई हूँ। मेरे आसपास के बछड़ों को लगा कि मैं पागल हो गई हूँ। वे जानते थे कि तुम जितने ताकतवर होगे, तुम्हारा कटना और खेतों में कड़ी मेहनत के लिए भेजा जाना उतना ही आसान होगा, जो कि मौत से भी बदतर था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मेरे अंदर एक भक्षण विकास प्रणाली डिवाउरिंग एवोल्यूशन सिस्टम जागृत हो गई थी। जब तक मैं खाती रहती, मैं लगातार और ताकतवर बनती जा सकती थी। हालांकि घास खाने से होने वाला विकास धीमा था, पर यह काफी सुरक्षित था। मुझे लगा था कि मैं आसानी से एक निश्चित वजन केजी तक पहुंच जाऊंगी और विकसित हो जाऊंगी, लेकिन 2 इंसानों के आने से मेरी योजनाएं गड़बड़ा गईं। पिताजी, मुझे मत मारो, एक छोटी लड़की जिसका नाम छोटी काली लिटिल ब्लैकी था, उस हट्टे कट्टे आदमी के हाथ से लिपट गई और लाल लाल आंखों से लगातार रोती बिलखती रही। उस भारी भरकम आदमी की नजरें बार बार मेरी तरफ जा रही थीं, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले। क्या भुने हुए बीफ की महक अच्छी लग रही है? छोटी लड़की ने पूछा। हाँ, महक तो अच्छी है, उसने कहा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने लड़की के सिर पर हाथ फेरा और कहा, चिंता मत करो, हम इसे नहीं मारेंगे। मीट मार्केट से पहले ही सौदा हो चुका है, हम इसे नए साल से पहले बेच देंगे। उनकी बातचीत सुनकर मुझे अचानक लगा कि मेरे मुंह में रखी घास अब उतनी स्वादिष्ट नहीं लग रही थी। शुक्र है कि नया साल अभी काफी दूर था। अगर मैं उससे पहले विकसित हो गई, तो मैं निश्चित रूप से इस पशु फार्म से भागने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। पिछले 2 महीनों से मैंने पागलों की तरह खाने की रफ्तार बढ़ा दी थी। सूखी घास फूस से लेकर सोयाबीन की खली तक, जो कुछ भी मिलता, सब अपने मुंह में ठूंस लेती थी। लेकिन इसके नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे। मेरी इस पालतू गाय प्रजाति का वजन अभी कुछ केजी है और इसका शारीरिक ढांचा भी उसी हिसाब से है। मेरी ताकत का स्तर इतना होने के बावजूद मैं कम ऊर्जा वाला खाना खा रही थी, इसलिए मेरी शारीरिक क्षमताएं एट्रीब्यूट्स ज्यादा नहीं बढ़ी। हालांकि दूसरे पालतू पशुओं के मुकाबले मैं एक विशालकाय जानवर थी, फिर भी मैं इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। ठीक जब मैं यही सोच रही थी, तभी वह हट्टा कट्टा आदमी और उसके साथ कुछ और लोग मेरे पास वापस आ गए। मुझे और भी ज्यादा बड़ा हुआ देखकर उसकी आंखों में खुशी और हंसी चमक उठी। भाइयों, मेरी मदद करो, अपने इस बड़े काले बैल को ट्रक पर चढ़ा दो और मैं तुम सबको खाना खिलाऊंगा, ठीक है? असल में मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मुझे मेरे सींगों से पकड़कर मवेशी फार्म से बाहर घसीटा गया। अपने सामने लोहे के पिंजरे वाले ट्रक को देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैं एक छोटे ट्रक से भागने की कोशिश कर सकता था, शायद उसे पलट भी सकता था, लेकिन लोहे के पिंजरे वाले इस ट्रक ने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। हालांकि जब मुझे ट्रक में चढ़ाया गया, तो मैंने देखा कि पिंजरा ताले से बंद नहीं था, उसे बस एक बोल्ट से कसा गया था। यह निस्संदेह मेरे भागने की आखिरी उम्मीद थी। ट्रक चालू हुआ और गाड़ी जोर जोर से हिलने लगी। मैं टकटकी लगाकर उस बोल्ट को देखता रहा। अगर मैं उसे तोड़ पाता तो मैं बच सकता था, लेकिन वह हट्टा कट्टा आदमी ड्राइवर की सीट पर बैठा था और बीच बीच में रियर व्यू मिरर से मेरी तरफ देख रहा था। मेरी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। ट्रक एक पहाड़ी रास्ते पर चढ़ गया, जहां झटके और भी ज्यादा तेज हो गए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जब हान गाड़ी चलाने में मग्न था, उसने चुपके से बैल के सींग का इस्तेमाल करके कुंडी को धीरे धीरे बाहर की ओर धकेला। हालांकि जैसे ही कुंडी ढीली होने वाली थी, उस हट्टे कट्टे आदमी ने अचानक जोर से ब्रेक लगा दिए। अरे दोस्त, क्या तुम देख नहीं रहे कि कहाँ जा रहे हो? मैंने लोहे के पिंजरे की दरारों से देखा कि एक चार्टर्ड गाड़ी ने रास्ता रोक रखा था। उस गाड़ी से 3 दुबले-पतले आदमी बाहर निकले। उनमें से जो सबसे आगे था, जिसके मुंह में सिगरेट थी और चेहरे पर एक निशान था, उसने कहा, बहुत दिनों बाद मिले बॉस ली। चेहरे पर निशान वाला वह आदमी ड्राइवर की तरफ गया और एक कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उस हट्टे कट्टे आदमी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। तुम्हें क्या चाहिए? उसने पूछा। कुछ खास नहीं,
मैंने बस सुना था कि तुम्हारे पास एक बढ़िया बैल है और मैं उसे देखना चाहता था, ओल्ड दाऊ ने कहा और ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ चल दिया। मैंने तुरंत ही नाटक करना शुरू कर दिया। वह हट्टा कट्टा आदमी आज्ञाकारी बनकर पिंजरे में लेटा रहा। यह बैल सचमुच बहुत ताकतवर है, ओल्ड दाऊ ने कहा। इसका वजन कम से कम इतने जिन तो होगा ही। उसने लोहे के पिंजरे पर थपथपाया। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। वह हट्टा कट्टा आदमी तेजी से ट्रक से नीचे उतरा। मैंने इस गाय को पहले ही मीट मार्केट में बेच दिया है, बूढ़े दाऊ ने कहा। कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। इसे मीट मार्केट में बेचना तो सरासर बर्बादी है। बूढ़े दाऊ ने अपनी सिगरेट बुझाई और उस हट्टे कट्टे आदमी के कान में कुछ फुसफुसाया। उस आदमी का चेहरा और भी ज्यादा गंभीर हो गया। आखिरकार उसने दांत भींचते हुए कहा, सौदा पक्का, लेकिन तुम्हें ज्यादा पैसे देने होंगे। मेरा दिल डूब सा गया। ये दोनों इंसान असल में मेरी आंखों के ठीक सामने सौदा कर रहे थे। लेकिन तभी उस बूढ़े दाववादी ने अचानक कुंडी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस्टर ली, यह पिंजरा बंद क्यों नहीं है? वह हट्टा कट्टा आदमी हक्का बक्का रह गया। जैसे ही मैं कुछ बोलने ही वाला था, मैंने अचानक अपनी पूरी ताकत जुटाई और जोर से कुंडी पर टक्कर मारी। चटाक की आवाज के साथ कुंडी टूट गई। लोहे के पिंजरे का दरवाजा खुल गया और मैं पिंजरे से बाहर निकल आया। मैं ट्रक से नीचे कूदा और उस गाय की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने अपने पीछे बूढ़े दाऊ की गुस्से भरी दहाड़ सुनी, लेकिन मैं तब तक सड़क के किनारे बने घने जंगल में घुस चुका था। मैं पूरी जान लगाकर जंगल के और भी अंदर की तरफ भागा और मेरे पीछे से उस हट्टे कट्टे आदमी और बूढ़े दाऊ की गालियां सुनाई देती रहीं। पीछा करो इसका। यह इस गाय की कीमत युआन है। बूढ़े दाऊ की आवाज और करीब आती जा रही थी। मेरे चारों पैर हवा में उड़ रहे थे। झाड़ियों की डालियां मेरी चमड़ी से रगड़ खा रही थीं, जिससे मुझे जलन वाला दर्द हो रहा था। हालांकि थोड़ी देर दौड़ने के बाद मुझे लगा कि मेरी ताकत जवाब देने लगी है। धत तेरे की, 2 महीने तक घास चरने से मुझे इतनी ताकत नहीं मिली थी। ठीक जब मैं गिरने ही वाला था, तभी अचानक आगे से खून की तेज गंध आई। मैं उस गंध का पीछा करते हुए झाड़ियों में पहुंचा, जहां मुझे एक मरा हुआ जंगली सुअर पड़ा मिला। ऐसा लग रहा था कि उसे मरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। मैं जोर जोर से हाफ रहा था और उस सुअर की लाश को घूरे जा रहा था। मेरे दिमाग में विचारों की उथल पुथल मची हुई थी। सिस्टम के नोटिफिकेशन में बताया गया था कि खाने से मैं और ताकतवर बन सकता हूं, लेकिन उसमें यह कहीं नहीं लिखा था कि मैं सिर्फ घास ही खा सकता हूं। मेरे पीछे से आ रहे कदमों की आहट और करीब आती जा रही थी। मेरे पास हिचकिचाने का बिल्कुल भी समय नहीं था। मैंने कुछ भी आजमाने का फैसला किया, भले ही वह कितना भी नामुमकिन क्यों न लग रहा हो। मैंने अपना सिर नीचे किया, मुंह खोला और सुअर की आंख के मांस को जोर से काट लिया। मैंने मांस का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ा और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। खून का स्वाद तुरंत मेरे पूरे मुंह में फैल गया। मैंने अपनी जी मिचलाने की भावना को दबाते हुए जबरदस्ती उसे निगल लिया और फिर अगले ही पल सिस्टम का नोटिफिकेशन जोर से गूंजा, टिंग। जंगली सुअर का मांस और खून खाया, जिससे हाई एनर्जी पॉइंट्स मिले शरीर की बनावट में। पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई ताकत में। पॉइंट्स का इजाफा हुआ और वजन में। पाउंड की बढ़ोतरी हुई। मैं हक्का बक्का रह गया। मांस का एक टुकड़ा 1 महीने तक घास खाने से भी ज्यादा असरदार था। बिना कुछ सोचे समझे मैं पागलों की तरह उस जंगली सुअर पर टूट पड़ा और मुंह भर भर कर उसका मांस अपने पेट में ठूंसने लगा। हर निवाले के साथ मेरे शरीर में एक जलती हुई ऊर्जा का संचार हो रहा था और मेरी मांसपेशियां तेजी से फूलने लगी थी। तभी मेरे पीछे से बूढ़े नाइफ की जोरदार आवाज गूंजी। मैं तेजी से पीछे मुड़ा और देखा कि 3 आदमी शिकार करने वाली राइफलें लिए मेरी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। उनके पीछे एक हट्टा कट्टा आदमी भी आ रहा था, जिसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। बूढ़े नाइफ, गोली मत चलाना, इससे मांस खराब हो जाएगा। कीमती? भाड़ में जाए ऐसी कीमती चीज। यह जानवर भाग गया, मुझे इसका हर्जाना देना पड़ेगा। युआन, बूढ़े दाऊ ने अपनी शिकार वाली राइफल उठाई,
जिसकी काली नली मेरी तरफ थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत उस जंगली सुअर का बचा हुआ आधा हिस्सा पकड़ा और भागने के लिए मुड़ा। पैंग! एक गोली चली जो मेरे पिछले पैर को छूती हुई जमीन पर जा लगी। मैं और भी तेजी से भागा, जंगली सुअर के शव को अपने मुंह में कसकर पकड़े हुए, उसे छोड़ने से इनकार करते हुए। यही मेरे जिंदा रहने का जरिया था, मैं इसे खो नहीं सकता था। 10 और कदम भागने के बाद मैं आखिरकार बूढ़े दाऊ और बाकियों से पीछा छुड़ाकर एक गुफा में छिप गया। मैंने जंगली सुअर को नीचे रखा, जोर जोर से हांफते हुए। सिस्टम की सूचना फिर से सुनाई दी। डिंग! मौजूदा वजन, जिन, शारीरिक बनावट, ताकत। पता चला है कि होस्ट लगातार ज्यादा ऊर्जा वाला मांस और खून खा रहा है। शरीर में बदलाव, म्यूटेशन शुरू हो रहा है। म्यूटेशन! मैंने नीचे अपने शरीर की तरफ देखा और पाया कि मेरी त्वचा की सतह पर काले केराटिन की एक हल्की परत उभरने लगी थी। इसके अलावा मेरे चारों पैर काफी मोटे हो गए थे और मांसपेशियों की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अपने खुरों से उस कठोर पत्थर को खुरचने की कोशिश की और आसानी से एक गड्ढा खोद दिया। मेरी ताकत पहले से दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थी। जोश में आकर मैंने जंगली सुअर के शव को कुतरना जारी रखा और बाकी बचा हुआ हिस्सा भी जल्दी से निगल लिया। डिंग! पूरे जंगली सुअर को खा जाने के बाद मेरा वजन जिन से ज्यादा हो गया, मेरी ताकत पॉइंट्स से ज्यादा हो गई। मेरे शरीर में बदलाव की गति तेज हो गई और मेरी त्वचा का सख्त होना % बढ़ गया। मुझे अपने अंदर भरपूर ताकत महसूस हुई और जो कमजोरी मुझे पहले महसूस हो रही थी वह अब पूरी तरह से दूर हो चुकी थी। हालांकि ठीक उसी समय गुफा के बाहर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। मेरा दिल बैठ गया। बूढ़ा दाऊ सचमुच मेरे पीछे शिकारी कुत्ते ले आया था। और हुआ भी यही। कुछ ही देर बाद 3 खूंखार शिकारी कुत्ते गुफा के अंदर घुस आए, अपने दांत दिखाते हुए और मुझ पर झपटते हुए। सबसे आगे वाला कुत्ता बहुत विशाल था, 1 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा, जिसकी आंखों में खूंखारपन साफ झलक रहा था। इसे फाड़ डालो! गुफा के बाहर से बूढ़े दाऊ की आवाज गूंजी। तीनों शिकारी कुत्ते एक ही समय पर मुझ पर झपटे, उनके तेज नुकीले दांत सीधे मेरे गले की तरफ थे। हालांकि इस बार मैं भागा नहीं। मैंने अपना सिर नीचे किया और एक जोरदार दहाड़ के साथ मैंने अपना अगला खुर उठाया और सबसे आगे चल रहे शिकारी कुत्ते को जोर से लात मारी। एक दबी हुई थम की आवाज गूंजी और कुत्ता चीखता हुआ हवा में उछल गया। गुफा की दीवार से जोर से टकराया और वहीं मर गया। बाकी 2 कुत्ते वहीं जम गए। उनकी आंखों में डर की एक झलक थी, लेकिन मैं तो पहले से ही खून का प्यासा था। मैं तेजी से आगे बढ़ा और अपने सींगों से एक कुत्ते के पेट में जोर से वार किया। तीसरा कुत्ता, जो बुरी तरह डरा हुआ था, मुड़ा और भागने लगा, लेकिन मैंने अपने एक ही खुर से उसकी रीढ़ की हड्डी कुचल दी। गुफा के बाहर से ओल्ड नाइफ की डरी हुई चीख सुनाई दी। क्या यह जानवर सच में कोई गाय है? भागो! जमीन पर पड़े तीनों कुत्तों के शवों को देखकर अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। अगर जंगली सुअर का मांस खाने से ताकत बढ़ती है, तो क्या शिकारी कुत्तों का मांस खाने से भी ऐसा ही होगा? मैंने अपना सिर नीचे किया, सबसे बड़े यानी सबसे आगे चल रहे कुत्ते को अपने दांतों में दबाया और उसके शरीर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा नोचकर अपने मुंह में ठूंस लिया। डिंग! एक म्यूटेटेड, बदलाव वाले कुत्ते का मांस खाया। हाई एनर्जी पॉइंट्स मिले। ताकत में कुछ पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई। शारीरिक क्षमता, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई और फुर्ती, एजिलिटी में भी कुछ पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई। मेरी आंखें चमक उठीं। इस कुत्ते के मांस में तो जंगली सुअर के मांस से भी ज्यादा ऊर्जा थी। मैंने अपनी खाने की रफ्तार बढ़ा दी और पागलों की तरह उन तीनों कुत्तों का मांस खाने लगा। लाशें! टिंग! भक्षण पूरा हुआ। मौजूदा वजन, जिन, ताकत, शारीरिक बनावट, फुर्ती। पता चला है कि होस्ट की शारीरिक बनावट म्यूटेशन की सीमा तक पहुंच गई है और शरीर में गहरा म्यूटेशन शुरू हो गया है। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मेरी त्वचा में तेज जलन होने लगी, जैसे अनगिनत चींटियां मुझे काट रही हों। मैं दर्द से जमीन पर लौटने लगा,
लेकिन दांत भींचकर बिना चीखे दर्द सहता रहा। लगभग 10 पल बाद जलन का एहसास आखिरकार कम हो गया। मैं मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और नीचे अपने शरीर की ओर देखा। मैं पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। मेरी त्वचा पर काले हड्डी जैसे केराटिन की एक परत उगाई थी जो छूने में अविश्वसनीय रूप से कठोर थी, जैसे मैंने कोई कवच पहन रखा हो। इसके अलावा मेरी पीठ से 7 या 8 नुकीली हड्डी की कीलें निकल आई थीं, जिनमें से हर एक आधा फुट लंबी थी और गुफा के धुंधले उजाले में ठंडी चमक बिखेर रही थी। मैंने अपना सिर हिलाकर देखा और पाया कि मेरे सींग भी मोटे हो गए थे। उनके सिरे 2 खंजरों की तरह नुकीले थे। जैसे ही मैं इस बात से हैरान था, अचानक गुफा के बाहर से ओल्ड नाइफ की आवाज आई। बॉस ली, क्या आपको यकीन है कि वह जानवर अंदर ही है? मैंने उसे अपनी आंखों से अंदर जाते देखा था। वह बचकर नहीं निकल सकता। उस हट्टे-कट्टे आदमी की आवाज कांप रही थी। साफ पता चल रहा था कि वह अभी अभी देखे गए दृश्य से अब भी सहमा हुआ है। तो फिर मुझे बेरहम कहने का दोष मत देना। इस जानवर ने मेरे 3 शिकारी कुत्तों को मार डाला। आज तो इसकी मौत पक्की है, ओल्ड डाउ ने कहा। मुझे सरसराहट की एक आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ तैयार किया जा रहा हो। मैंने गुफा के प्रवेश द्वार की ओर सतर्क नजरों से घूरा। मेरी मांसपेशियां तनाव से खिंच गई थी। अगले ही पल कोई चिंगारी वाली चीज अंदर फेंकी गई, एक विस्फोटक। मेरी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और मैं तुरंत मुड़कर गुफा के और अंदर की ओर भागा। एक कानफोड़ देने वाली गड़गड़ाहट से पूरी गुफा हिल उठी और ऊपर से मलबा बरसने लगा। धमाके की लहर से मैं जमीन पर जा गिरा और कई नुकीले पत्थर मेरी पीठ पर आकर लगे, लेकिन मुझे बस हल्का सा दर्द महसूस हुआ। मेरे हड्डी के कवच ने किसी तरह मुझे ज्यादातर नुकसान से बचा लिया था। मैं मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और पाया कि गुफा का आधा प्रवेश द्वार धमाके से ढह गया था। क्या तुम मर गए? बाहर से ओल्ड डाउ की आवाज आई। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। इतनी ताकत के साथ तो एक भालू भी खत्म हो जाता। उस हट्टे-कट्टे आदमी ने राहत की सांस ली। उनकी बातचीत सुनकर मेरी आंखों में एक भयानक चमक कौंध गई। तुम मुझे मारना चाहते हो? सपने देखना छोड़ दो। मैं दहाड़ा और आधी ढही हुई गुफा के मुहाने की ओर लपका। मलबा और धूल मुझे रोक नहीं पाए। मैं मलबे को तोड़ता हुआ गुफा से बाहर निकल आया। सूरज की रोशनी इतनी तेज थी कि मेरी आंखें चौंधिया गईं। जब मैं देख पाया कि बाहर क्या हो रहा है, तो ओल्ड डाउ और वह हट्टा-कट्टा आदमी पहले से ही दहशत में थे, मौत की तरह पीले पड़े हुए। यह किस तरह का राक्षस है? ओल्ड डाउ मेरे शरीर पर उभरे हड्डियों के कांटे और कवच देखकर मुश्किल से अपनी शिकार वाली राइफल थाम पा रहा था। वह हट्टा-कट्टा आदमी जमीन पर गिर पड़ा। डर के मारे उसकी पैंट गीली हो चुकी थी। मैंने अपने सिर से धूल झाड़ी और कदम दर कदम उनकी ओर बढ़ने लगा। ओल्ड डाउ ने फौरन प्रतिक्रिया दी, अपनी राइफल उठाई और मुझ पर गोली चला दी। तीनों गोलियां मेरे कवच से टकराईं, बस उसे छूकर निकल गईं और मेरी चमड़ी तक नहीं भेद पाईं। ओल्ड डाउ पूरी तरह घबरा गया। उसने अपनी राइफल फेंक दी और भाग खड़ा हुआ। ओल्ड डाउ, मुझे छोड़कर मत जाओ। वह हट्टा-कट्टा आदमी उठ खड़ा हुआ और मेरे पीछे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन डर के मारे उसके पैर कांपने लगे। वह लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। मैं उस हट्टे-कट्टे आदमी के पास पहुंचा और उसे ऊपर से नीचे की ओर देखने लगा। इस आदमी ने मुझे 2 महीने तक पाला था। भले ही उसने ऐसा पैसे कमाने के लिए किया हो, लेकिन कम से कम उसने मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव तो नहीं किया था। मैंने कुछ पल तक उसे घूरा, फिर अंततः मुड़ा और उसी दिशा में ओल्ड डाउ का पीछा करने लगा, जिस दिशा में वह भागा था। उस कमीने को लगता है कि वह भाग सकता है। मैंने अपने चारों खुरों का जोर लगाया। मेरी गति हैरान कर देने वाली थी। कुछ ही पलों में मैंने ओल्ड डाउ को जा पकड़ा। ओल्ड डाउ पीछे मुड़ा, मुझे देखा और दहशत से भर गया। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पहाड़ी की ढलान पर नीचे की ओर लुढ़क गया। मैं ऊपर ही खड़ा रहा और ओल्ड डाउ को कांटों के बीच फंसकर छटपटाते और चीखते हुए देखता रहा, लेकिन मैंने उसका पीछा नहीं किया। अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज आई।
होस्ट ने इंसानी पीछा करने वालों के खिलाफ शुरुआती जवाबी हमला पूरा कर लिया है। उसने बेड़ियों से आजाद होने, शरीर में हुए बदलावों को स्थिर करने और आधिकारिक तौर पर आयरनक्लैड बुल में विकसित होने का कारनामा कर दिखाया है। नया मिशन शुरू होता है। जंगल की गहराई में जाओ, ज्यादा ताकतवर जीवों को खाओ और अपना वजन बढ़ाकर जिन लगभग किग्रा तक पहुंचाओ। मैंने दूर तक फैली पहाड़ों की कतारों की ओर देखा। मेरी आंखों में उत्साह की एक चमक थी। मैं अब इंसानी दुनिया में वापस नहीं जा सकता, इसलिए मैं इस जंगल में जिंदा रहने का अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। मैं मुड़ा और पहाड़ी से नीचे उतर गया। बिना पीछे मुड़े मैं घने जंगल की गहराइयों की ओर बढ़ चला। उस हट्टे-कट्टे आदमी की चीखें मेरे पीछे गूंज रही थीं, लेकिन मैंने उन पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज फिर से आई। डिंग। मौजूदा स्थिति: आयरनक्लैड बुल, वजन जिन, ताकत अंक, शारीरिक गठन अंक, फुर्ती अंक। जिन वजन तक विकसित हो गया है। नया रूप फॉर्म अनलॉक हो गया है। होस्ट को सलाह दी जाती है कि वह ज्यादा ऊर्जा वाले शिकार की तलाश करे। मैंने अपनी पूंछ हिलाई और अपनी चाल तेज कर दी। मैं जंगल की और भी गहरी जगहों की ओर बढ़ चला। और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए मुझे और भी ज्यादा शक्तिशाली शिकार ढूंढना होगा। लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद आसपास के पेड़ और भी ज्यादा घने होते चले गए। वे इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पा रही थी। हवा में एक अजीब सी नम, सड़ी हुई गंध आ रही थी और जमीन जानवरों की लीद और मलबे से पटी पड़ी थी। मैंने चौकन्ना होकर अपने कान खड़े कर लिए। यह जगह साफ तौर पर किसी बड़े खूंखार जानवर का इलाका थी। तभी आगे झाड़ियां अचानक हिल उठीं। मैं तुरंत रुक गया। मेरी मांसपेशियां तन गईं। झाड़ियों से एक विशाल जंगली सुअर बाहर निकला। उसके दांत 1 फुट लंबे थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। यह सुअर उस सुअर से आकार में काफी बड़ा था जिसे मैंने पहले खाया था, जिसका वजन कम से कम 4 या 500 पाउंड था। मुझे देखकर सुअर ने गुस्से में जोरदार दहाड़ लगाई और हमला करने की तैयारी में जमीन पर अपने खुर पटकने लगा। मैं पीछे नहीं हटा, बल्कि मैंने उसका सीधा सामना किया। दोनों विशालकाय जानवर जोर से टकराए, जिससे एक भारी सी धप की आवाज हुई। सुअर के दांतों ने मेरे कवच को भेद दिया, जिससे केवल 2 हल्की खरोंचें आईं। मैंने मौके का फायदा उठाया, नीचे झुका और अपना सींग सुअर के कवच में घुसा दिया। एक चीख गूंज उठी और खून की धार बह निकली। मैंने जोर से अपना सिर झटका और सीधे मैंने उस जंगली सुअर को जमीन पर पटक दिया। उसने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी गर्दन पर अपना पैर रख दिया और उसे तोड़ दिया। डिंग। एक बड़ा जंगली सुअर मारा। उच्च ऊर्जा अंक प्राप्त हुए। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने सुअर के मृत शरीर को खाना शुरू कर दिया। उसका गर्म मांस और खून फिर से मेरे शरीर में दौड़ गया, वही जानी पहचानी जलन वाली अनुभूति। डिंग। वजन में वृद्धि हुई। ताकत में अंकों की वृद्धि हुई। शारीरिक गठन में अंकों की वृद्धि हुई। वर्तमान वजन। विकास एवोल्यूशन के लिए और वजन की आवश्यकता है। जैसे ही मैं अपना भोजन का आनंद ले रहा था, अचानक मुझे अपने आसपास कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी। मैंने तेजी से ऊपर देखा और पाया कि मैं हरे रंग की आंखों के साथ या 8 जोड़ों से घिरा हुआ हूं। यह भेड़ियों का एक झुंड था। उनका सरदार असाधारण रूप से विशाल था, जिसके बाल भूरे काले रंग के थे। आंखें खूंखार थीं और उसके मुंह से लार टपक रही थी। बाकी भेड़िए फैल गए और मेरे चारों ओर घेरा बनाकर धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे। मैंने अपने मुंह में मौजूद मांस को निगल लिया, गुर्राया और लड़ने की मुद्रा में आ गया। भेड़ियों के झुंड को साफ तौर पर यह गलतफहमी हो गई थी कि मैं कोई घुसपैठिया हूं जिसने उनका शिकार चुरा लिया है। अल्फा भेड़िया जोर से गरजा और बाकी भेड़िए चारों तरफ से मुझ पर टूट पड़े। मैं तेजी से घूमा और अपनी पिछली टांग के खुर से उस भेड़िए को जोर से लात मारी जो मेरी पिछली टांग पर झपटने की कोशिश कर रहा था। एक और भेड़िए ने मेरी गर्दन पर काटा, लेकिन कवच की वजह से उसके दांत टूट गए। दर्द से चीखते हुए उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी।
मैंने इस मौके का फायदा उठाया और अपने सींगों से उस भेड़िए को ऊपर उठाकर जमीन पर पटक दिया। लेकिन भेड़ियों का तालमेल जबरदस्त था। जैसे ही एक भेड़िया पीछे हटता, दूसरा तुरंत उसकी जगह ले लेता। मेरी ताकत कम होने लगी थी और मेरी सांसें तेज हो गई थी। ठीक उसी पल अल्फा भेड़िया अचानक बगल से मुझ पर झपटा। उसके तेज पंजे सीधे मेरी आंखों की तरफ थे। मेरे पास बचने का बिल्कुल भी समय नहीं था। मैं बस अपना सिर घुमाकर अपने सींगों से उसका वार रोकने की कोशिश कर पाया। उसके पंजे मेरे गाल को खरोंचते हुए गुजरे और उसे चीर दिया। एक गहरा जख्म बन गया और तुरंत ही खून बहने लगा। दर्द से कराहते हुए मैं गुस्से से पागल हो गया। भाड़ में जाए यह भेड़ियों का झुंड। आज या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपनी पीठ पर मौजूद हड्डियों के कांटों से अल्फा भेड़िए पर जोरदार हमला किया। अल्फा भेड़िए ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और हवा में ही कलाबाजी खाकर खुद को बचा लिया। लेकिन उसके पीछे वाला भेड़िया इतना खुशकिस्मत नहीं था। हड्डियों के कांटे उसके शरीर में घुस गए और वह तुरंत ही मर गया। अपने साथी की इतनी भयानक मौत देखकर बाकी भेड़ियों की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी और उनका हमला काफी कमजोर पड़ गया। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और सबसे नजदीक वाले भेड़िए की तरफ तेजी से लपका और अपने एक ही खुर से उसका सिर कुचल दिया। हालात को गंभीर देखते हुए अल्फा भेड़िए ने एक लंबी चीख मारी और बाकी झुंड के साथ तेजी से पीछे हट गया। मैं वहीं खड़ा रहा, जोर जोर से हांफते हुए। मेरा पूरा शरीर खून से लथपथ था। यह पहचानना भी मुश्किल था कि खून मेरा अपना है या भेड़ियों के जख्मों का। मैंने 3 भेड़ियों को मार गिराया था, जिससे मुझे काफी सारे हाई एनर्जी पॉइंट्स मिले। सिस्टम ने पता लगा लिया था कि होस्ट ने घायल है और उसने मुझे अपनी ताकत वापस पाने के लिए तुरंत मांस और खून खाने की सलाह दी। जमीन पर पड़े 2 मरे हुए भेड़ियों और उस अधखाए जंगली सुअर को देखते हुए मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें खाना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने मांस खाना शुरू किया, मेरे जख्मों में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई और वे जख्म मेरी आंखों के सामने ही तेजी से भरने लगे। डिंग, मेरा वजन बढ़ गया, मेरी ताकत के पॉइंट्स बढ़ गए, मेरे कवच की कठोरता बढ़ गई और मेरी हड्डियों के उभारों की लंबाई बढ़ गई। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर ताकत से लबालब भरा हुआ है। पहले की सारी थकान दूर हो गई थी। लेकिन ठीक उसी पल दूर से फिर से भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आई और इस बार उनकी संख्या पहले से 2 गुनी से भी ज्यादा थी। ली यीचिन, इन जानवरों ने तो सच में और मदद बुला ली है। मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकता। मुझे जल्दी से कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। मैंने जंगली सुअर का बचा हुआ आधा हिस्सा उठाया और घने जंगल की गहराई में भागने के लिए मुड़ गया। मेरे पीछे भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज और करीब आती गई। इस बार वे सच में मुझसे जान की बाजी लगाकर लड़ना चाहते थे। मैंने जंगली सुअर की लाश पकड़ी और अपनी जान बचाने के लिए भागा। भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज एक परछाई की तरह मेरा पीछा कर रही थी। पेड़ों के बीच की खाली जगहों से मैंने देखा कि कम से कम 1 दर्जन भेड़िए मेरा पीछा कर रहे थे। उनका सरदार वही भेड़िया था जो पहले था। उस जानवर के मन में सच में बहुत ज्यादा बैर था। मेरे खुर तेजी से चल रहे थे, डालियां मेरे शरीर से टकराते हुए। कवच की घरघराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन भेड़िए ज्यादा तेज थे और दूरी तेजी से कम होती जा रही थी। ठीक जब मैं पकड़े जाने वाला था, तभी अचानक आगे एक खुला मैदान दिखाई दिया। मैं तेजी से जंगल से बाहर निकला और खुद को एक पथरीली बंजर जमीन पर पाया, जहां बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे और बीच से एक छोटी सी नदी बह रही थी। मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैं पत्थरों के बीच घुस गया। भेड़िए मेरे ठीक पीछे थे। लगभग 1 दर्जन भेड़ियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और मेरे भागने का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया। भेड़ियों का सरदार अल्फा वुल्फ एक बड़े पत्थर पर खड़ा था और ऊपर से मुझे नीचे देख रहा था। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे साफ झलक रहे थे। उसने आसमान की ओर देखकर जोर से आवाज लगाई और भेड़ियों के झुंड ने तुरंत हमला कर दिया। इस बार वे ज्यादा चालाक थे। अब वे अकेले नहीं लड़ रहे थे, बल्कि 3 से 5 के झुंड में हमला कर रहे थे। 3 भेड़ियों ने एक ही समय पर मेरी बाईं ओर से मुझ पर छलांग लगा दी।
मैं अभी उनसे निपटने के लिए मुड़ा ही था कि दो और भेड़ियों ने मेरे पिछले पैर पर काट लिया। दर्द से कराहते हुए मैंने अपना पिछला पैर झटक दिया, लेकिन तभी मेरे सामने खड़े एक भेड़िए ने मुझ पर छलांग लगा दी और मुझे जमीन पर गिरा दिया। 4-5 भेड़ियों ने तुरंत मुझ पर दबाव डाल दिया और उनके तेज पंजे मेरे कवच को खरोंचने लगे। हालांकि कवच बहुत मजबूत था, लेकिन इतने सारे भेड़ियों के एक साथ किए गए हमले को वह झेल नहीं पाया और उसमें दरारें पड़ने लगीं। मैं पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था और अपनी पीठ पर उगी हड्डियों की नोकों का इस्तेमाल करके मुझ पर दबाव डाले हुए भेड़िए को घायल कर दिया। जैसे ही भेड़ियों का झुंड थोड़ा पीछे हटा, मैंने उस मौके का फायदा उठाया, लुढ़क कर खड़ा हुआ और अपने सबसे नजदीक खड़े भेड़िए की ओर तेजी से लपका। मेरे बैल जैसे सींग उस भेड़िए की छाती से जोर से टकराए और मैंने उसे पूरी ताकत से पत्थरों की ओर फेंक दिया, इससे पहले कि मैं जरा भी सांस ले पाता। भेड़ियों का सरदार अल्फा वुल्फ उस बड़े पत्थर से नीचे कूदा और मेरी गर्दन पर झपट्टा मारा। मैं फुर्ती से एक तरफ हट गया, लेकिन उसके पंजों से मेरे चेहरे पर खून के 3 गहरे निशान बन गए। मैं जोर से दहाड़ा, मुड़ा और अपने पिछले पैरों से भेड़ियों के सरदार को जोरदार लात मारी। भेड़ियों का सरदार हवा में ही कई बार पलटा खा गया और जमीन पर बेहद फुर्ती से आकर खड़ा हो गया। बाकी भेड़ियों ने इस मौके का फायदा उठाकर मुझे फिर से घेर लिया। मेरी ताकत तेजी से खत्म होती जा रही थी। ठीक उसी समय एक भेड़िए ने मेरे आगे वाले पैर पर काट लिया और दूसरे ने मेरी आंखों पर हमला कर दिया। मैंने पूरी ताकत से अपने सींग घुमाए, जिससे भेड़िए का पेट कट गया और उसकी आंतें जमीन पर बिखर गईं। लेकिन जिस भेड़िए ने मेरा आगे वाला पैर पकड़ रखा था, उसने उसे नहीं छोड़ा। उसके नुकीले दांत मेरे कवच को भेदकर मेरे मांस में गहरे धंस गए थे। मुझे असहनीय पीड़ा हो रही थी, इसलिए मैंने अचानक अपना आगे वाला पैर ऊपर उठाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। भेड़िए की खोपड़ी चकनाचूर हो गई और आखिरकार उसने अपनी पकड़ छोड़ दी। डिंग! एक भेड़िए को मारने पर हाई एनर्जी पॉइंट्स मिलते हैं। सिस्टम ने मेरे शरीर में गंभीर चोट का पता लगाया और तुरंत ऊर्जा की भरपाई करने की सलाह दी। जोर जोर से हांफते हुए मैंने जमीन पर पड़े 3 भेड़ियों के शवों की ओर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर झुकाकर उनके गर्म मांस को नोचकर खाने लगा। घाव में फिर से तेज जलन होने लगी। भेड़ियों ने जब मुझे अपनी आंखों के सामने ही अपने साथी को खाते हुए देखा, तो उनकी आंखों में डर और गुस्सा साफ झलक रहा था। अल्फा भेड़िए ने फिर से जोरदार चीख लगाई और बाकी भेड़िए मुझ पर टूट पड़े। इस बार वे सचमुच अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। अपनी खुद की सुरक्षा की उन्हें जरा भी परवाह नहीं थी। एक ही समय में 7 या 8 भेड़ियों ने मुझ पर हमला कर दिया और उनके तेज पंजे तथा नुकीले दांत लगातार मेरे शरीर को नोच रहे थे। आखिरकार मेरा कवच टूट गया, उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं और उन दरारों से खून की धार बहने लगी। मुझे लगा कि मेरी चेतना धुंधली पड़ रही है और मेरा शरीर भारी होता जा रहा है। क्या मैं यहीं मरने वाला था? ठीक उसी समय सिस्टम की तरफ से एक सूचना नोटिफिकेशन सुनाई दी। डिंग! होस्ट मुख्य जीव की स्थिति अत्यंत गंभीर पाई गई। आपातकालीन शुद्धिकरण मोड सक्रिय किया जा रहा है। शरीर की समस्त आंतरिक ऊर्जा को जबरदस्ती जलाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बरसैर्क मोड उन्मादी अवस्था में पहुंचते ही मेरा खून मानो खौलने लगा। मेरे शरीर की गहराइयों से एक अभूतपूर्व शक्ति का विस्फोट हुआ। मैंने एक कान फोड़ देने वाली गर्जना की और अचानक से सीधा खड़ा हो गया। मेरे ऊपर चढ़े हुए भेड़िए हवा में दूर जा गिरे। मेरी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और मेरी पीठ पर उगी हुई हड्डियों की नोकें तेजी से बढ़ने लगीं। वे आधे फुट से बढ़कर 1 फुट से भी ज्यादा लंबी हो गईं। मेरे कवच में पड़ी दरारें अब भरने लगी थीं। वह और भी ज्यादा मोटा और मजबूत हो गया था और उस पर धातु जैसी चमक दिखाई देने लगी थी। मैंने अपने सबसे नजदीक खड़े भेड़िए पर हमला बोल दिया और अपने एक ही खुर से उसका सिर कुचल डाला। एक और भेड़िए ने मुझ पर छलांग लगाई, लेकिन मैंने अपने सींगों का इस्तेमाल करके उसे ऊपर उठा लिया और एक चट्टान पर जोर से पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मैं एक खून के प्यासे जानवर जैसा था और मैं जहां भी जाता भेड़िए ढेर हो जाते।
लेकिन तभी भेड़ियों के राजा ने अचानक आसमान की ओर देखकर जोर से चीख मारी। उसकी आवाज बहुत तीखी और कान फाड़ देने वाली थी। फिर उसका शरीर फूलने लगा और उसके रोएदार शरीर के नीचे की मांसपेशियां तेजी से उभरने लगीं। उसकी आंखें और भी ज्यादा खून जैसी लाल हो गईं, उसके नुकीले दांत लंबाई में दुगुने हो गए और उसका पूरा शरीर एक पूरा साइज बड़ा हो गया। यह जानवर सचमुच बेकाबू हो सकता था। अपनी इस बेकाबू हालत में भेड़ियों का राजा और भी ज्यादा तेज हो गया था। इससे पहले कि मैं कोई प्रतिक्रिया दे पाता, वह मुझ पर झपट चुका था। उसके तेज पंजे सीधे मेरे गले की ओर थे। मैंने पूरी ताकत से अपना सिर घुमाया, लेकिन उसके पंजों ने मेरी गर्दन पर खून के 3 गहरे घाव कर दिए। दर्द के मारे मैं पीछे हट गया, लेकिन भेड़ियों के राजा ने मुझे सांस लेने का भी मौका नहीं दिया और फिर से मुझ पर झपट पड़ा। इस बार उसने मेरे आगे के पैर पर काट लिया। उसके नुकीले दांत कवच को भेदते हुए मेरे मांस में गहरे तक धंस गए। मैंने पागलों की तरह अपने आगे के पैर झटके, लेकिन मैं उसे खुद से अलग नहीं कर पाया। भेड़ियों के राजा ने मुझे कसकर पकड़ रखा था। वह लगातार मेरे पैर को नोच रहा था और उसे काटकर अलग करने की कोशिश कर रहा था। असहनीय दर्द के कारण मेरे लिए खड़े रहना भी मुश्किल हो गया था। मुझे अपनी हड्डियों के कटकने की आवाज सुनाई दे रही थी। नहीं, मुझे उससे छुटकारा पाने का कोई न कोई तरीका ढूंढना ही था। अचानक मैंने अपना दूसरा अगला पैर ऊपर उठाया और भेड़ियों के राजा के सिर पर जोर से दे मारा। 1, 2 और 3 बार। आखिरकार भेड़ियों के राजा की पकड़ ढीली पड़ गई और वह लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। मैंने इस मौके का फायदा उठाया, नीचे झुका और अपनी पीठ पर बची हुई हड्डियों की कीलों से भेड़ियों के राजा पर वार कर दिया। भेड़ियों का राजा बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिछले जोरदार वार के कारण उसकी हरकतें थोड़ी धीमी पड़ गई थीं और हड्डियों की वह कील उसके कंधे में घुस गई। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे आगे की ओर धकेला और एक कटक की आवाज के साथ भेड़ियों के राजा का कंधा, स्कैप्युला, छिद गया। वह एक तीखी चीख मारकर चिल्लाया और वहां से भागने के लिए जोरदार संघर्ष करने लगा। मैंने उसे कसकर पकड़ रखा था और धीरे धीरे उसे पीछे धकेलते हुए घाटी के किनारे तक ले गया। भेड़ियों के राजा के पिछले पैर पहले ही हवा में लटक रहे थे। अगर मैं जरा सा और जोर लगाता तो वह नीचे गिर जाता। लेकिन ठीक उसी पल भेड़ियों के राजा ने अचानक अपना मुंह खोला और मेरी गर्दन पर काट लिया। वह मेरे साथ ही मरना चाहता था। उसके नुकीले दांत मेरे कवच को भेदते हुए मेरी नसों में घुस गए। गर्म गर्म खून बहने लगा। मुझे महसूस हुआ कि मेरी चेतना धुंधली पड़ती जा रही है और मेरा शरीर भारी होता जा रहा है। मैं यहां ऐसे नहीं मर सकता था। मैंने अपने दांत भींच लिए और अचानक अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपने सींगों की मदद से भेड़ियों के राजा को जोर से ऊपर की ओर उछाल दिया। भेड़ियों का राजा हवा में उड़ गया और एक चाप बनाते हुए हवा में तैरता हुआ घाटी के तल में मौजूद चट्टानों के ढेर पर जोर से जा गिरा। मैं लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हटा। ऐसा लगा मानो मैं भी उसके पीछे नीचे गिर जाऊंगा। सांस लेने के लिए हाफता हुआ मैं जमीन पर लेट गया। मेरी गर्दन पर बना घाव अभी भी तेजी से खून बहा रहा था। एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज आई, टिंग। म्यूटेटेड भेड़िया राजा मारा गया। हाई एनर्जी पॉइंट्स मिले। स्किल्स मिली, ब्लडलस्ट, फ्रेंजी, स्पीड। वजन जिन से ज्यादा हो गया। ताकत पॉइंट्स से ज्यादा हो गई। फुर्ती पॉइंट्स से ज्यादा हो गई। शरीर का गहरा विकास शुरू हो गया। कृपया जितनी जल्दी हो सके एनर्जी पूरी करें। मैं मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, लंगड़ाते हुए घाटी के किनारे तक गया। भेड़िया राजा की लाश नीचे पड़ी थी। हालांकि वह क्षत विक्षत और खून से लथपथ थी, फिर भी वह खाने लायक थी। मैं सावधानी से घाटी से नीचे उतरकर भेड़िया राजा के शरीर के पास गया। मरे हुए होने पर भी वह जानवर बहुत विशाल था। उसका वजन कम से कम 6 या 700 जिन था। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उसका गर्म मांस खाना शुरू कर दिया। वह जानी पहचानी जलन मेरे पूरे शरीर में फिर से दौड़ गई। मेरी गर्दन का जख्म भरने लगा और टूटी हुई हड्डी के टुकड़े फिर से उगने लगे। मैंने बहुत तेजी से खाया और भेड़िया राजा की ज्यादातर लाश जल्दी से चट कर दी। डिंग। विघटन पूरा हुआ।
मौजूदा वजन, जिन, ताकत, शारीरिक बनावट, फुर्ती। मेरा कवच भारी कवच में बदल गया, जिससे सुरक्षा % बढ़ गई। मेरी हड्डियों के नुकीले सिरे तेज धार वाले ब्लेड में बदल गए, जिससे भेदन क्षमता % बढ़ गई। मुझे ताकत का एक जोरदार एहसास हुआ। पहले वाली कमजोरी पूरी तरह से गायब हो गई। मैंने ऊपर देखा तो पाया कि घाटी के ऊपर 1 दर्जन भेड़िए खड़े थे। जब वे मेरी तरफ देख रहे थे तो उनकी आंखों में विस्मय और डर भरा हुआ था। मैंने एक धीमी गुर्राहट निकाली और भेड़िए तुरंत कांपते हुए जमीन पर लेट गए। आज से यह जंगल मेरा इलाका है। भेड़िया राजा को खाने के बाद मैं उन अधीन भेड़ियों को लेकर जंगल की गहराई में वापस चला गया। अगले कुछ दिनों तक मैंने पागलों की तरह जंगली जानवरों का शिकार किया और मेरा वजन पाउंड पर स्थिर हो गया। जंगल के सभी जानवरों को मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था और वे मुझसे दूर रहने लगे। मुझे लगा कि मैं शांति से अपना विकास जारी रख पाऊंगा, लेकिन अचानक इंसान फिर से आ धमके। एक दिन मैं एक नाले के किनारे पानी पी रहा था, तभी अचानक मुझे दूर कहीं एक हेलीकॉप्टर की जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। मैंने सावधानी से ऊपर की तरफ देखा। 3 हेलीकॉप्टर मेरी तरफ उड़ते हुए आ रहे थे, इसलिए मैं तुरंत मुड़ा और जंगल की गहराई में भाग गया। हालांकि हेलीकॉप्टर ज्यादा तेज थे और उन्होंने जल्दी ही मुझे पकड़ लिया। आसमान से एक बहुत बड़ा धातु का जाल नीचे आया और इससे पहले कि मैं बच पाता, मैं पूरी तरह से उसमें फंस गया। वह धातु का जाल बिजली से जुड़ा हुआ था और एक जोर का करंट तुरंत मेरे पूरे शरीर में फैल गया। मैं दर्द से छटपटा उठा। मेरे पैर कमजोर पड़ गए और मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। हेलीकॉप्टर नीचे उतरा और 7-8 पूरी तरह से हथियारबंद लोग उससे बाहर कूद पड़े। उनका लीडर एक गंजा हट्टा कट्टा आदमी था, जिसकी कमर से एक स्टन गन और एक ट्रैंक्विलाइजर गन लटक रही थी। वह साफ तौर पर एक पेशेवर कैप्टन लग रहा था। यह वही म्यूटेटेड बैल था जिसका जिक्र लाओ दाओ ने किया था। टीम का एक युवा सदस्य मेरे पास आया। उसकी आंखों में हैरानी भरी हुई थी। उस गंजे कैप्टन ने सिर हिलाया, अपना वॉकी टॉकी निकाला और कहा, डॉक्टर सु, टारगेट पकड़ लिया गया है। कृपया आगे के निर्देश दें। वॉकी टॉकी से एक उत्साहित महिला की आवाज आई। बहुत बढ़िया, इसे तुरंत वापस रिसर्च इंस्टीट्यूट ले आओ। मैं इसके म्यूटेटेड जीन्स का अध्ययन खुद करना चाहती हूं। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। रिसर्च इंस्टीट्यूट से आई यह टीम म्यूटेटेड जीवों को पकड़ने में माहिर थी। उस गंजे कैप्टन ने हाथ हिलाया और टीम के कई सदस्यों ने तुरंत अपनी अपनी ट्रैंक्विलाइजर गन निकाल ली और मुझ पर एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी। ट्रैंक्विलाइजर डार्ट सुइयां मेरी त्वचा में घुस गईं और उनके तेज असर से मेरी चेतना धुंधली पड़ने लगी। मैंने जोरदार संघर्ष किया, लेकिन मैं उस धातु की जाली से खुद को छुड़ा नहीं पाया। मेरा शरीर भारी से भारी होता गया। ठीक जब मैं बेहोश होने ही वाला था, तभी अचानक सिस्टम की सूचना सुनाई दी। डिंग, होस्ट को बड़ी मात्रा में एनेस्थीसिया, बेहोशी की दवा दिया गया है। जबरदस्ती मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया चल रहा है। अनुमान है कि पूरी तरह होश में आने में कुछ घंटे लगेंगे। होस्ट को सलाह दी जाती है कि वह बेहोश होने का नाटक करे और भागने का कोई रास्ता खोजे। मैंने तुरंत संघर्ष करना बंद कर दिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और बेहोश होने का नाटक किया। गंजा कैप्टन पास आया और यह पक्का करने के लिए कि मैं पूरी तरह बेहोश हूं, उसने मुझे एक स्टन गन से छुआ। मेरे बेहोश होने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली और मुझे एक ट्रांसपोर्ट पिंजरे में डाल दिया। उन्होंने तेजी से काम किया। टीम के कई सदस्यों ने मुझे एक विशाल टाइटेनियम मिश्र धातु के पिंजरे में उठाया और फिर रस्सियों की मदद से हेलीकॉप्टर से लटका दिया। हेलीकॉप्टर उड़ गया। अपनी आधी खुली आंखों से मैंने पहाड़ों और जंगलों को दूर पीछे छूटते देखा। लगभग 1 घंटे तक उड़ने के बाद हेलीकॉप्टर आखिरकार नीचे उतरा। मुझे एक विशाल भूमिगत अड्डे पर ले जाया गया, जहां चारों ओर सफेद कोट पहने शोधकर्ता मौजूद थे। 30 साल के आसपास की एक महिला पास आई। यह वही डॉक्टर सू थी जिनकी आवाज मैंने वॉकी टॉकी पर सुनी थी। उन्होंने सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहना था और उनकी आंखों में जबरदस्त उत्साह झलक रहा था। कितना बेहतरीन!
यह अब तक का सबसे संपूर्ण म्यूटेंट नमूना था जो मैंने कभी देखा था। डॉक्टर सू पिंजरे के चारों ओर घूमी और बीच बीच में कुछ नोट्स भी लेती रहीं। कैप्टन ने उन्हें